घाटी में 2014 के बाद 2024 में हुए इलेक्शन, पूरे भारत की नजर थी इस पे। 370 हटने के बाद सब लोग जानना चाह रहे थे कि अब क्या बदलाव आएगा, और बदलाव आया भी। सरकार बदली है, परिणाम आ चुके हैं। लेकिन 2019 में एक नया नियम जुड़ा था, शायद उससे आप परिचित नहीं है। 2019 के एक नियम में उपराज्यपाल के पास है कुछ ऐसी शक्तियां जो विधानसभा के चुनाव में बदलाव कर सकती है। क्या आप जानते हैं उसे? चलिए आज के वीडियो में इलेक्शन रिजल्ट और एलजी की उन शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं जो यहां पर कुछ बदलाव ला सकती हैं। मैं प्रणवदीप, आपका मित्र, अपने चैनल डीप विजन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर इलेक्शन पे। तो भाई साहब, रिजल्ट आ चुका है, परिणाम सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसे बहुमत मिला है और बीजेपी को 29 सीटें मिली है। परिणाम काफी हद तक जो था एग्जिट पोल के अनुसार ही रहा है। कुछ और जो फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज का जो रिजल्ट है, किसको कितनी सीटें मिली है उसके बारे में एक नजर। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर सबसे अधिक 42 सीटें ले रही है, जो कि पिछली बार की तुलना में 27 सीटें अधिक है। बीजेपी को 29 सीटें हैं। पीडीपी, जिससे काफी उम्मीदें भी थी और पीडीपी जो उम्मीद लगाकर भी बैठी थी कि शायद उन्हें कुछ बेहतर परिणाम मिलेंगे, परंतु वो 3 सीटों तक सिमट चुकी है। और कांग्रेस का भी जो प्रदर्शन है वो कंपैरेटिवली लो रहा है और 6 सीटें उन्हें मिली है। और जो निर्दलीय कैंडिडेट थे, अन्य कैंडिडेट, वो 10 कैंडिडेट हैं जो जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले हैं। वहीं अगर एग्जिट पोल की बात करें तो इलेक्शन के बाद जो अलग अलग सर्वे हुए थे, अलग अलग सर्वे में दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, मनी कंट्रोल, रिपब्लिक, न्यूज 24, बहुत सारे जो थे एग्जिट पोल सामने आए थे। और ऑलमोस्ट एग्जिट पोल बीजेपी को जो है 20 से 30 सीटों के बीच दे रहे थे। 28 सीटें ओवरऑल पोल से आया था और यहां पर भी 29 सीट, यानी एक मायने में कह सकते हैं कि एग्जिट पोल लगभग जो है सटीक रहे यहां पर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो संयुक्त गठबंधन है उसको पोल ऑफ पोल्स में, यानी सभी पोल्स का जो एक कंबाइन या एवरेज था, वो 41 सीटें दे रहा था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, सॉरी माफी चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 48 सीटें जो है जीती, 42 और 6। पीडीपी से एग्जिट पोल में 10 सीटों की उम्मीद की जा रही थी, बट पीडीपी जो है, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, वो 3 सीटों तक ही सीमित हो गई। तो ये तो है एग्जिट पोल का कंपैरेटिव। फिर अभी हाल ही में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है श्री फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये उमर अब्दुल्ला के जो विनिंग सर्टिफिकेट की जो फोटो है वो आपके पास है। साथ ही माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दी है कि आप यहां पर चुनाव जीते हैं, उसके लिए बहुत बधाई। और बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर भी खुशी जताई है कि तुलनात्मक रूप से पहले के चुनावों से इस बार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में बेहतर सीटें हासिल की हैं। अगर एक बार इलेक्शन की बात करें हम लोग तो इलेक्शन के एक ओवरव्यू को देखते हैं। तो अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 लग गया, जो 370 जो है वो हटा दिया गया था। उसके बाद ये पहला इलेक्शन है। तो यानी एक तरह से देख सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्शन था वो 2014 में हुआ था। इस बार जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में टोटल जो वोटिंग है वो 63.45% रही, जो कि पिछले 2014 के जो इलेक्शन थे उसमें 65.52 थी। उससे कंपैरेटिवली 2% जो है वोटिंग इस बार कम रही है। ओवरऑल पर बात करें तो सबसे अधिक वोटिंग उधमपुर और सबसे कम बारामूला में रही। 3 फेज में जो वोटिंग चली थी, तीनों फेज की जो डिटेल्स है वो हमारे पास है। तीनों फेज की जो अलग अलग जिलों में जो वोटिंग हुई थी वो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट फेज में ओवरऑल वोटिंग 61.38, सेकेंड फेज में 57.31 और थर्ड फेज में 66.56% जो है वोटिंग हुई थी। 2019 में जब 370 रिमूव कर दिया गया, उसके बाद एक परिसीमन आयोग गठित किया गया। और परिसीमन आयोग क्या करता है कि
जो विधानसभा क्षेत्र रहते हैं उन क्षेत्रों की सीमा को चेंजेस करता है और उस चेंजेस के माध्यम से ओवरऑल 7 सीटें बढ़ाई गई, जिसमें से 6 सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ी थी और 1 सीट कश्मीर डिवीजन में बढ़ी गई थी। लद्दाख में भी 4 सीटें थी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके की 24 सीटों को भी परिसीमन आयोग ने भारत के अधीन माना था। ठीक है, क्योंकि पीओके को अखंड भारत का हिस्सा माना गया और कहा कि ये 24 सीटें भी जो भारत की है और इस चुनाव में इन 24 सीटों पर वोटिंग नहीं हुई है। और ये माना गया कि आने वाले जो चुनाव है उसमें हम ये मानते हैं कि ये जो पीओके है वो अखंड भारत का हिस्सा बनेगा, पीओके वापस भारत में शामिल होगा और हम शायद ये मान के चलते कि 2029 के जो चुनाव होंगे उसमें पीओके की ये जो 24 सीटें हैं वहां पर भी हम लोग चुनाव देखेंगे। एक कंपैरिजन आपके सामने है 2014 के रिजल्ट से कि 2014 में क्या रिजल्ट था, इस बार क्या रिजल्ट रहा है। बहुत से लोग जानना ये चाहते हैं कि सब पिछली सरकार से इस सरकार में क्या बदलाव हुआ, तो ये कंपैरिजन हम आपके लिए लेके आए। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जो बीजेपी की वोट शेयर थे वो 25 सीट थी और पीडीपी की जो थी वो 28 थी। पीडीपी की 28 और बीजेपी की 25 सीटें थी और इन दोनों का जो संयुक्त गठबंधन था उस संयुक्त गठबंधन की 2014 में सरकार बनी थी। इस बार दोनों ने चुनाव अलग अलग लड़ा है। बीजेपी को 25 की बजाय 29 यानी 4 सीटों की बढ़ोतरी हुई है और बीजेपी की बात करें तो 4 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पीडीपी जो पिछली बार 28 सीटें ला रही थी इस बार केवल 3 सीटों पर सिमट गई, यानी उन्हें 25 सीटों का जो है नुकसान हुआ है। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें थी, जबकि इस बार उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 42 सीटें प्राप्त की है। कांग्रेस 12 सीटें प्राप्त कर रही थी 2014 में और इस बार 6 सीटों पर सिमट चुकी है। निर्दलीय और अन्य की बात करें तो 7 सीटें थी और इस बार 10 सीटें हैं। पिछली बार 87 सीट्स थी, इस बार 90 सीटों पर जो है वो इलेक्शन हुए। तो ये 2014 का और 2024 का जो इलेक्शन का था कंपैरिजन था। अब बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर जिसके बारे में सब लोग जानना भी चाहते हैं। एक ऐसा नियम जो अभी भी परिणाम में बदलाव ला सकता है। उपराज्यपाल के पास 5 विधायक नॉमिनेट करने का अधिकार है, यानी 90 तो ये चुन लिए। इसके अलावा विधानसभा में 5 विधायक एलजी नॉमिनेट कर सकता है, वो भी अपनी स्वेच्छा से, बिना मंत्रिमंडल की सलाह के। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, उपराज्यपाल को विधानसभा में 5 सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार है। ठीक है, ये 5 सदस्य कौन होंगे? अगर विधानसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, किनको? महिलाओं को, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के प्रावधान के तहत महिलाओं को उचित प्रावधान नहीं मिलने पर 2 महिला सदस्य जो है वो एलजी नॉमिनेट कर सकता है और इसके लिए रनिंग जो विधानसभा है उसके मंत्रिमंडल की सहमति की आवश्यकता नहीं है। एलजी का स्वाधिकार है। ठीक है, और उस स्थिति में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 95 और बहुमत का आंकड़ा कितना हो जाएगा? 48। लेकिन अगर ये कंडीशन होती भी है तो अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सीटें अगर हम देखें तो 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है और 6 सीटें कांग्रेस के पास, यानी अगर ये स्थिति बनती है तो उस स्थिति में भी रनिंग गवर्नमेंट जो होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वो अपना बहुमत बनाए रखेगी, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। अगर ये आंकड़े कुछ कम ज्यादा होते कि अगर यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को माना 35 या 37 सीट या फिर इस गठबंधन को 40 या 42 सीट ही मिलती और 35 सीटें अगर बीजेपी के पास होती तो उस स्थिति में ये 5 सीटें जो है वो बड़ा खेल खेल सकती थी, उसमें बड़ा बदलाव हो सकता था। और कौन थे और कौन होंगे? 2019 के एक्ट में 2 था, फिर बाद में 2023 में एक और अमेंडमेंट किया कि ये 2 सदस्य तो है ही है, इनके अलावा 3 और सदस्य नॉमिनेट हो सकते हैं। ये 3 और सदस्य कौन होंगे? 2 तो कश्मीरी प्रवासी, जिनमें कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से माइग्रेट हो गए थे 1991 के जो दंगे हुए थे उनमें, और पीओके विस्थापित, जो पीओके अपना हिस्सा है, जो 24 सीटें जो हमारे विधानसभा की अंग है जहां पर अभी वोटिंग नहीं हुई है,
वहां से अगर कोई विस्थापित हुआ है तो वो भी जो है उसे भी जो है एलजी है नॉमिनेट कर सकता है। अब कश्मीरी प्रवासी कौन है? जो कश्मीर से प्रवासी माना जाएगा जो 1 नवंबर 1989 के बाद घाटी या जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से से पलायन किया हो, जम्मू कश्मीर या घाटी से अगर छोड़ के बाहर आ गया हो किसी भी रीजन से, तो वो व्यक्ति। और कश्मीर पीओके जो विस्थापित है वो कौन होगा कि 47 का युद्ध, 65 का युद्ध या 71 के युद्ध, 3 युद्ध हुए थे पाकिस्तान के साथ। इन युद्धों के दौरान यदि कोई व्यक्ति पीओके से विस्थापित होके भारत में आकर बसा है तो उसे पीओके विस्थापित कहा जाएगा। तो ये 5 सीटें अभी भी एलजी के हाथ में है, यानी अभी कुछ स्तर पर बदलाव हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी भी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला जो है वो खुद 2 सीटों से जीते हैं, तो 1 सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी। ऐसी कुछ सीटें और भी है जहां पर बदलाव संभव है। अब ये देखते हैं कि ये जो एक्स फैक्टर है, इस एक्स फैक्टर को बीजेपी किस तरह से काम में लेती है। बाकी अभी की स्थिति में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसने सरकार बना ली है। उमर अब्दुल्ला जो है वो आपके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब जिस मुद्दे पर इन्होंने चुनाव लड़ा था कि भाई आर्टिकल 370 जो है वो वापस लाएंगे, उसकी स्थिति संवैधानिक तौर पर तो कहीं दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे घटनाक्रम में देखते हैं कि क्या चीजें होगी, क्या बदलाव होंगे। आप ये बताएं कि ये जो रिजल्ट आए हैं, इस रिजल्ट के आपके संदर्भ में क्या मायने हैं, इसे आप किस रूप से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।